Assalamualaikum. This is lecture number 9 from chapter number 2 biological molecules and this is the second lecture on the carbohydrates. Previous lecture के अंदर हमने चंद चीजें कवर की थी, उनको हम थोड़ा सा रिकैप देंगे. पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में. दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी उसकी ओल्ड कंसेप्ट या ओल्ड डेफिनेशन. फिर हमने कहा था कि ओल्ड डेफिनेशन को रिजेक्ट क्यों और कैसे किया गया. फिर मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में बताया गया और मॉडर्न डेफिनेशन लिखी थी. और कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन तक अभी हम महदूद ही थे कि हमारा लेक्चर एंड हो गया. अब मॉडर्न डेफिनेशन से मैं दोबारा से शुरुआत करूंगा. बेटा एक और बात, मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास लफ्ज क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो हमने कहा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे. अब बेटा यहाँ पे पॉली का मतलब क्या था, मोर देन वन. पॉली मींस दैट मोर देन वन. ये हम याद रखेंगे कि जब हम आगे पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में तो बेटा वहाँ पर इसका जो लफ्ज होगा पॉली का मोर देन वन नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा. अब बेटा हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का जो सिंपल यूनिट है वो कौन सा होता है. देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का अगर मैं सिंपल यूनिट की बात करें तो इसका जो सिंपल यूनिट है वो आपको यही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. देखिए ये आ गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर आपको पता है ये आ गया बेटा. अगर देखिए मैं बोलूँगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, आप लोगों ने पढ़ा था कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो हमेशा टर्मिनल कार्बन पे आता है, कार्बन नंबर 1 पे आएगा. और इसका फंक्शन ग्रुप होता है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक साइड पर क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन. एक साइड पर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद होता है. और फिर बेटा देखिए ये कार्बन नंबर 2, अब कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पर बेटा आ गया OH. कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता होता है. देखिए 1 2 3 और 4, इसके 4 बॉन्ड हो गए. अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं. देखिए 1 2 तीसरा बॉन्ड बना, यहाँ पे बन गया 3. अब देखिए यहाँ पर मैं बेसिकली हाइड्रोजन भी लगा सकता हूँ. क्या ये मेरे पास एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यूनिट बन चुका है कि नहीं बना, देख के बताइए. इज दिस अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यूनिट और नॉट? जल्दी बोलिए, ये यूनिट है कि नहीं? नहीं है. क्यों नहीं है, क्या है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर पॉली का मतलब क्या था, क्या चीज एक से होनी चाहिए, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सी कितने हैं तो इसका मतलब क्या ये यूनिट होना चाहिए नहीं. तो इसका मतलब इसमें अभी एक और OH की जरूरत है. अब बेटा ये कि आप देखिए क्या अब ये हमारे पास हाइड्रोक्सी यूनिट होना चाहिए, क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि इसमें देखिए सारी डेफिनेशन फिट हो रही है. पहली डेफिनेशन कौन सी फिट हो रही है? पहली डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्साइड एक से ज्यादा. अब ये एक या आगे एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. तो पहली चीज समझ में आ गई, फिट हो रहा है. अब दूसरा उसने कहा था क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड. क्या एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप यहाँ पे फिट हो रहा है, हो रहा है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों कंसेप्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो बेटा इस तरह से अगर आपको देखो जो एनुअल एग्जाम का पेपर है ना, एनुअल एग्जाम के पेपर के अंदर वो इस तरह के आपको फार्मूलाज बना के नहीं देंगे, नहीं दिया जाएगा. लेकिन जो एमटी का पेपर रहेगा उसमें वो लाजमी तौर पर ऐसा बना के देते होते हैं. और वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन जो होता है ना, जितने भी पेपर जो बनाने वाले होते हैं उनका ये सबसे फेवरेट पोर्शन 2 चैप्टर्स रहते हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 11. ये दूसरा और 11 चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है आपका. तो बेटा अब देखिए, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप बेटा मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का बना के दिखाएं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का बना के दिखाएं, तो क्या आप पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का बना लेंगे आप लोग? वेरी सिंपल. कैसे बनेगा? आपने कहा कि देखिए सर कीटोन ग्रुप जो होता है वो किस कार्बन पे आता है, कार्बन नंबर इंटरमीडिएट कार्बन पे. कहाँ पर आएगा, इंटरमीडिएट कार्बन पे. कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, देखिए कार्बन या फिर दूसरा कार्बन. जब कार्बन पे कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और दोनों साइड के ऊपर उसके बॉन्ड मौजूद हो तो हम उसको क्या नाम देंगे, कीटोन ग्रुप का नाम देंगे. अब हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ पे कोई कंसेप्ट लगेगा बेटा, ये एक हाइड्रोक्साइड या फिर दूसरा हाइड्रोक्साइड. अब जब यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आ गया तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? अब बेटा क्या मैं इसके अंदर आपको एक कीटोन ग्रुप नजर में आ रहा है कि देखें ये वाला जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज नोन एज अ कीटोन ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज अ कीटोन ग्रुप. तो बेटा देखें क्या ये डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अच्छा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे. अब वो क्या है, देखिए वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कार्बन की बेटा, यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस कार्बन पे नजर आ रहा है, कार्बन नंबर 1 पे. अब आप ये हर किसी देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 आर द लास्ट कार्बन, आखिरी कार्बन नंबर 3, तो आप किसको चूज करना चाहेंगे, कार्बन नंबर 1 को. लेकिन बेटा ये गलत कंसेप्ट हो जाएगा, गलत है. क्यों? क्योंकि इट इज ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एल्डिहाइड हमेशा कार्बन नंबर 1 पे हो. बेटा वो नीचे से भी 1 पे हो सकता है, वो नीचे से भी 1 पे हो सकता है. जैसा कि हो
मैं यहाँ पे नाम लगाता, मैं यहाँ पे लगा देता, है ना, तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अगर आप कहेंगे कि सर कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, तो फिर तो कंसेप्ट आप गलत कर देंगे। इसके बरक्स आप एक और लफ्ज़ यूज करें, आप कहेंगे सर ये कार्बन नंबर 1 पे नहीं है, ये किस कार्बन पे होगा? टर्मिनल कार्बन के ऊपर है। इस कार्बन पे टर्मिनल कार्बन, जब टर्मिनल कार्बन कहेंगे तो सारी चीजें कवर हो रही है। पता है कैसे? अब देखो मैं आपको कहता हूँ मेरे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस कार्बन पे है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, या किसी पे भी नहीं है। आप में से कुछ बच्चे 1 चूज करेंगे, हो सकता है कुछ 3 चूज कर लें, या फिर मैं कहता हूँ बोथ ए एंड सी, कुछ ए और सी की तरफ भी भाग जाएंगे, है ना। लेकिन बेटा देखें, गौर से सोचिए, ए एंड सी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप एक टाइम में सिर्फ एक जगह पे होगा, या तो 1 पे या तो 3 पे। अब हो सकता है मैंने 3 लिख दिया, लेकिन मेरे पास जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो 3 कार्बन वाला ना हो, वो 6 कार्बन वाला हो, है ना, हो सकता है ना। तो उस केस के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को गलत कह देंगे। आप फिर इस वजह से आप एक ही लफ्ज़ के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं। वो लफ्ज़ है टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन का मतलब बेशक चाहे 1 के ऊपर लगा लीजिए, चाहे एंड वाले कार्बन पर लगा लीजिए, वो एंड वाले कार्बन का नंबर कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसी तरह से जब हम कीटोन की बात करेंगे, तो बेटा कीटोन के केस के अंदर आप कभी भी नहीं कहेंगे कि जो कीटोन ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। आप क्या कहेंगे? कीटोन किस जगह पे मौजूद होता है? ग्रुप 1। आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे, इंटरमीडिएट कार्बन। इंटरमीडिएट कार्बन का मतलब कि अगला लफ्ज़, अगला मतलब जो होगा वो उसको समझना खुद चाहिए कि इंटरमीडिएट कार्बन का मतलब किसी कार्बन के ऊपर भी हो सकता है जो कि दरमियान में आ रहे हैं। इसे अकरेंस किसको कहते हैं? अकरेंस कहते हैं कि वो पाए कहाँ पर जाते हैं। अकरेंस का मतलब क्या होता है कि वो पाए कहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पर आपने चंद चीज़ें अपने माइंड को जरा रिकैप करो, घुमाओ अपने दिमाग को, जल्दी से तेजी से चलाना है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 बायोलॉजी, वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक का नेम था सेल वॉल। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? सेल वॉल। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल जो होता है बेटा वो मिलके बनती है, उसकी जो सेल वॉल होती है बेटा वो किस चीज़ से मिलके बनती है? सेलुलोज से। वेरी गुड, शाबाश, जिस बच्चे ने याद रखा हुआ है। किस चीज़ से? सेलुलोज से। बेटा क्या कौन थी बच्ची? सेलुलोज। तो बेटा ये सेलुलोज जो है, ये सेलुलोज जो होता है ना बच्चे, ये असल में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये सिर्फ प्लांट की सिर्फ सेल वॉल में नहीं होते, प्लांट की सेल वॉल में भी होते हैं और पूरे सेल में भी होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेल। ये तमाम सेल में होते हैं और तमाम सेल में हर जगह पर होते हैं। अब आप कहेंगे सर तमाम सेल में कैसे हो सकता है? चलिए मान लेते हैं कि सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में मौजूद है, लेकिन वो तो प्लांट सेल में है। बाकियों की बात करें तो बाकियों की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके नहीं बनते। तो फिर बेटा ये कंसेप्ट क्या हुआ? फिर मैं आपको बताता हूँ। कंसेप्ट ये है कि बेटा देखिए, आप मानते हैं इस चीज़ को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर लिविंग सेल के इर्द गिर्द होती है? हम इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं हम इस चीज़ को। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब आप कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जो है बेटा वो मिलके बनती है प्रोटीन से, वो मिलके बनती है लिपिड से, और वो साथ में मिलकर बनी होती है किस चीज़ से? कार्बोहाइड्रेट से। अगर मैं ये कहता हूँ कि तमाम सेल के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं तो ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इज इट क्लियर? तो फिर आप इसको गलत नहीं कह सकते। इसी तरह से मैं एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। बेटा वो लफ्ज़ है हमारे पास काइटन। काइटन किसकी सेल वॉल में होता है? नहीं, गलत हो गया। प्योर बच्चा काइटन। हाँ जी बच्चे, कोई बच्चा बताना चाहेगा काइटन किसकी सेल वॉल में है? फंजाई की। किसकी? फंजाई की। अच्छा, क्यूटिकल कहाँ पर पाया जाता है? क्यूटिकल, जल्दी से क्यूटिकल के बारे में सोचिए। क्यूटिकल इस कारण प्लांट में वो ऊपर की तरफ एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं। बेटा काइटन के बारे में याद रखेंगे, काइटन जो है ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखेंगे कि भाई ये जो काइटन होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अगर हम क्यूटिन की बात करते हैं, गौर से सुनिए, अगर मैं क्यूटिन की बात करता हूँ तो क्यूटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट से नहीं होते, ये लिपिड होता है। नई बात, तो काइटन इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड क्यूटिन इज अ लिपिड। क्यूटिन इज अ लिपिड, याद रखिएगा, ठीक होगी बात? ओके, अब हम बेटा जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा तो तमाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट तमाम सेल में होता है? कह सकता हूँ, क्योंकि तमाम सेल में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और तमाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, तो ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ऑल सेल, तमाम सेल जो हैं, ऑल सेल इज मेड अप ऑफ, या मेड अप आप नहीं कह सकते, तो आप ये भी कह लें कि तमाम सेल जो है उन तमाम सेल्स में मेड अप की जगह मैं प्रेजेंट लिखता हूँ, प्रेजेंट हो सकता है
ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो तमाम के अंदर बेटा मौजूद हो सकता है। इसलिए अब इसके बाद हम बेटा चंद एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सम टाइम आपसे कोई पूछ सकता है, कोई अगर एफिशिएंसी आपको शो करना चाह रहा हो तो आप उसका भी आंसर देगा। नंबर 1, इस जमीन के ऊपर, इस दुनिया के अंदर सबसे मीठी चीज कौन सी है? हनी। कौन सी चीज है? हनी। हनी, ठीक है। अब हनी की बात करें तो हनी के अंदर कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज। कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज। इसी तरह से अगर बेटा मिल्क की बात करें, मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि कहते हैं कि बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन इंडिया के एक डॉक्टर विश्वास, वो कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, गाय वगैरह का किसी का भी नहीं पीना चाहिए। उसकी रीजन वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि जो गाय का दूध है वो सिर्फ गाय के बच्चे के लिए अल्लाह पाक ने बनाया है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा जब भी हम कमर्शियल वगैरह या कहीं पर भी देखते हैं, हमें दिखा दिया जाता है कि मेरे दूध के अंदर कैल्शियम होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए बच्चे के लिए जरूरी है, बट हमें बहुत सब कुछ दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों को क्यों कहते हैं कि दूध पीने से बच्चे का दिमाग तेज होता है? कभी सुने आप लोगों ने ऐसी बात? दूध पीने से बच्चे का दिमाग तेज होता है, क्यों कहते हैं? या तो आप दूध पी के नहीं आए हैं, है ना? ऐसे ही है? सुना है कि नहीं? या सुना ही नहीं आपने? सुना ही नहीं है। अब देखिए उसकी रीजन बता देते हैं। देखिए अगर मैं लैक्टोज की बात करता हूँ तो लैक्टोज जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है बेटा। एक तो ये मिलकर बना होता है ग्लूकोज से, और दूसरा ये मिलकर बना होता है ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज से और ग्लैक्टोज से। अब बेटा जो ग्लैक्टोज होती है ना, ग्लैक्टोज को कहते हैं ब्रेन शुगर। क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। अब बेटा ग्लैक्टोज होता है, ये ब्रेन शुगर होती है, ये आपके दिमाग को ताकत देती है। जो मेन आपके दिमाग के लिए जो एनर्जी, मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होती है? ग्लैक्टोज। क्या होती है? ग्लैक्टोज। अगर आप दूध पिएंगे तो इनडायरेक्टली तौर पर दूध से क्या मिलेगा आपको? ग्लैक्टोज। और ग्लैक्टोज किसके लिए जरूरी रहेगा? आपके ब्रेन के लिए जरूरी रहने वाला है। इसलिए कहते हैं कि दूध बच्चे को पिलाना चाहिए ताकि उसकी ब्रेन की नरिशमेंट हो। लेकिन दूध सबसे बेहतरीन जो होता है वो मदर की बॉडी वाला रहता है, ठीक है, जो नेचुरल होता है। बाकी जो है वो कंफर्टेबल जोन के अंदर नहीं होता। ओके, अब बेटा तीसरा पॉइंट मैं ये देखता हूँ, अगर मैं कॉटन की बात करता हूँ, आप लोगों ने कॉटन के सूट्स तो देखे होंगे, कॉटन है ना? तो कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है उसकी जो प्योर फॉर्म होती है बेटा उसको क्या नाम देते हैं? कॉटन। अब यहाँ पे देखिए सेलुलोज हमें दो जगह पे नजर आया। एक तो हमने कहा कि कॉटन का जो कपड़ा है उसमें, और दूसरा हमने कहा कि प्लांट के पत्तों के अंदर। अब देखो अगर आप प्लांट के पत्ते खा लेते हैं या फिर आप बेटा कॉटन को खा लें, कॉटन के कपड़ों को खा लें, क्या आप उनको हजम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? हम हजम क्यों नहीं कर पाते? इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए बेटा अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की, अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की, सेलुलोज भी किस चीज से मिलकर बना है? ग्लूकोज से। आप लोग जो खाना खाते हैं वो भी ग्लूकोज ही है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और उस मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में जो मेन कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज का होता है। अब यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करिए कि बेटा एक तरफ तो हम ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लूकोज से क्या बन रहा है? सेलुलोज। और हम कह रहे हैं अगर हम सेलुलोज से बनी कोई भी चीज़ खाएंगे वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगी। ये बात तो गलत नहीं लग रही कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो हम उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी लेते हैं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज से जो सेलुलोज बन रहा है उससे आप एनर्जी नहीं ले सकते। बेटा रीजन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेलुलोज भी तो ग्लूकोज से मिलकर बना है, वो आपको एनर्जी क्यों नहीं दे पाता, कि आप उसको हजम क्यों नहीं कर पाते? आपने कहना है कि सर रीजन ये होती है कि ग्लूकोज से दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक को नाम देंगे अल्फा ग्लूकोज, एक को नाम देंगे बीटा ग्लूकोज। बेटा ये आपको बताएंगे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में बुनियादी फर्क क्या रहता है। और अगर मैं यहाँ भी बात करूँ कि सेलुलोज जो है वो किस ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो सेलुलोज होता है बेटा ये मिलकर बना होता है किसी से? बीटा ग्लूकोज से, क्योंकि सेलुलोज जो है ये बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना है। इसी की बेस के ऊपर बेटा ये जो है ये हजम नहीं हो सकता आपको, समझ आगे बात। तो आपकी माउथ से लेके आप पूरी जीआईटी के अंदर जो चीज़ डाइजेस्ट होती है, जिसको आपके पास डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? अल्फा ग्लूकोज का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? क्या तक समझ नहीं बात? ये बेटा अभी हमारे पास अकरेंस, अकरेंस के बाद हम बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। वेल अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। क्लासिफिकेशन में तीन ग्रुप से क्रोकोडाइल होता है, जिसको मगरमच्छ कह देते हो आप। उसकी जिंदगी का किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 150 साल जिंदा रहता है, और एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक हम किसी भी क्रोकोडाइल को देख नहीं पाए। वो 150 साल से भी ज़्यादा लंबा जिंदा रहते हैं। मतलब लॉजिक क्या है? अल्लाह पाक ने हर चीज़ को एक ताकत दी है, एक साथ में उसको डिमेरिट पॉइंट भी दिया है। आपके पास ताकत अल्लाह पाक ने पता क्या दिया है? आपका दिमाग। दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें आप 200 साल की ज़िंदगी को 50 साल में जी सकते हैं। लेकिन डिमेरिट पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ कम कर दी गई है।
मगरमच्छ के पास ताकत पता क्या है, अगर वो एक बार किसी को पकड़ लेगा ना अपने दांतों में, उसको छुड़वा नहीं पाओगे आप लोग। दुनिया की कोई भी मशीन इस्तेमाल कर लीजिए, मगरमच्छ ने एक बार किसी को पकड़ लिया ना, उसके मुंह को खोला नहीं जा सकता। ये उसकी ताकत है। तो उसकी कमजोरी ये है जो अल्लाह पाक ने उसको दिया, अगर उसका मगरमच्छ का मुंह एक बार बंद हो गया ना, वो ओपन नहीं कर सकता। अगर आप मगरमच्छ के सामने परोस दिए गए हैं बिल्कुल लेग पीस की तरह, आप उसके सामने हैं, तो मान लीजिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब मगरमच्छ का मुंह बंद हो उसको पकड़ लेना है। बस एक बार उसका मुंह बंद है, पकड़ लिया, फिर वो खोल नहीं सकता। आपने देखा होगा मगरमच्छ को पकड़ के उसके मुंह पे टेप कर देते हैं। अब आप सोचिएगा कि इतना ताकतवर जानवर जो छोड़ता नहीं है, मुंह पे टेप कैसे रह सकती है उसके? तो वही उसकी कमजोरी है, ये उसकी कमजोरी है। समझा की बात? तो इसी तरह से ह्यूमन में ताकत भी दी गई है, ह्यूमन की कमजोरी भी है। जैसे डायनासोर्स की ताकत क्या थी? विशाल जानदार, बहुत बड़े। कमजोरी क्या थी? सर्वाइव नहीं कर पाए, अडॉप्टेशंस नहीं थे उनके अंदर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बेटा बुनियादी तौर पर 3 ग्रुप्स आते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड, और फिर बेटा आ जाएंगे आपके पास ओलिगोसैकेराइड, ये बेटा तीसरे नंबर पर आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। अब बेटा इन तीनों में जरा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यहाँ पर लफ्ज जो मोनो होगा बेटा, मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल। ओलिगो की बात करें तो ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। अब बेटा वो फ्यू कितने होते हैं उसका कोई नंबर तो होना चाहिए। उसका जो नंबर है वो होता है 2 से 10। अब मैं दोबारा से आपको बताता जाता हूँ। मैंने कहा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में मोनो का मतलब है सिंगल, सैकेराइड का मतलब क्या पढ़ा था आपने? शुगर। तो बेटा वो शुगर जो सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल होंगे उनको आप क्या नाम देंगे? मोनोसैकेराइड। क्या नाम देंगे? मोनोसैकेराइड। इनमें कार्बन जो होते हैं बेटा वो 3 कार्बन से लेकर कितने कार्बन हो सकते हैं? 7 कार्बन। 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक हो सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो मैंने कहा कि मोनोसैकेराइड के मिलने से क्या चीज बनेगी? ओलिगोसैकेराइड। तो बेटा जब 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा। तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड कितने हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। इसी तरह से पोली, यहाँ पर पोली का मतलब क्या होगा बेटा? मैनी। पोली का मतलब क्या है? मैनी। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे पोली यहाँ पे जब मैंने लफ्ज बताया तो पोली का मतलब क्या था? मोर देन वन। यहाँ पे पोली का मतलब क्या आ गया? मैनी। तो आप इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके प्रीफिक्स जो होते हैं उसके बेटा मीनिंग्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब हम जरा अब आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं, आप लोग उसका आंसर करने वाले हैं, ठीक है? आपको पता है 5 सेकंड्स का टाइम होगा स्टेटमेंट लिखने के बाद, राइट? शुरू करें। अब यहीं से हम पूछते हैं आपसे मैक्सिमम पॉइंटर पे डाटा हो चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नीचे बेटा लिख के देंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए को बेटा नाम देंगे 3 कार्बन, ऑप्शन बी बेटा नाम देंगे 7 कार्बन, ऑप्शन सी को नाम दे देंगे 10 कार्बन, ऑप्शन डी को नाम दे देंगे क्या नाम देंगे? इनफिनाइट। चलिए अगर बस 5 सेकंड बचने मिलेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अरे बेटा 7। यस बच्चे 7 ठीक है। 10 क्या बोला आपने? 10 3 10 यस 10 यस बच्चे 10। आगे बच्चे नेक्स्ट 7। एक बच्ची इनफाइनाइट वाली है। आपको पता है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी राइट आंसर? 7. Most things that it is a 7 but you think that it is a wrong one। ये आपका गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। तो बच्ची जो है मैं देखते रहते हैं कि कौन 5 आंसर होगा मैं उसको चूज कर लूंगी। अच्छा अब चलें रीजन बताइए बेटा, इसके लिए क्लास पर बच्चे क्या? उसने बहुत सही से कंसेप्ट पकड़ा है इस टाइम। उसने कहा क्या कहा
देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नंबर बताइए। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में मोनो भी आते हैं, ओलिगो भी आते हैं और पोली भी आते हैं। और पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। मैनी का मतलब कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा अगर मैं इसी चीज को चेंज करके देता, मैं आपको कहता कि बेटा मुझे बताइए, देखिए मैं यहाँ पे लिख के कार्बोहाइड्रेट की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता आपको मोनोसैकराइड। क्या लिख देता? मोनोसैकराइड। मैं कहता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन द मोनोसैकराइड इज, मोनोसैकराइड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 7। भी आप चूज किसको करते हैं? 7 को चूज करते हैं। अगर मैं मैक्सिमम की जगह पे यहाँ पे लिख देता मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसैकराइड 3। अच्छा ये तो समझ में आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोहाइड्रेट इज मिनिमम नंबर ऑफ। ओके एक और ऑप्शन ऐड करूंगा मैं यहाँ पर। एक और ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन ई आ गया 1 कार्बन और ऑप्शन एफ आ गया मेरे पास नन। एमसीक्यू ये है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोहाइड्रेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोहाइड्रेट इज हरियम नन। हरियम यस बेटा राइट साइड 1 कार्बन। नेक्स्ट बेटा 3 कार्बन। यस बच्चे वो पीछे वाले यस बेटा नन जी। नेक्स्ट वन बेटा हैंड रेज किया करें जिसको श्योरिटी होती है। हरियम अभी सोच रहे हो? सोच जाओ। नन बैक साइड और पीछे बेटा नन के पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। गौर से सुनिए, मैंने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैक्सिमम नंबर हमने इनफाइनाइट पढ़ा, सही है। अब मैं कह रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम नंबर कितने होते हैं कार्बन में? कार्बोहाइड्रेट्स में 1 नन 3। आ जाओ आगे बेटा रहने दो। अय्यप और व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी राइट आंसर? 1 नन बोल रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि योर राइट आंसर इज नॉट अ 1, योर राइट आंसर इज नॉट अ नन, द राइट आंसर इज अ 3 कार्बन। अगेन क्यों? लॉजिक होना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हमने क्लासिफिकेशन में 3 पढ़े, मोनो, ओलिगो, पॉली। और मोनोसैकराइड में सबसे कम कार्बन कितने हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को किसी को भी उठा लो, सबसे कम कार्बन कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? इनफाइनाइट। और अगर हम बात करते हैं मोनोसैकराइड की, मोनोसैकराइड में सबसे कम कार्बन कितने हैं? सबसे ज्यादा कार्बन कितने हैं? 7। तो नई बात, अब जिस बच्चे ने इसको सिर्फ किताब से पढ़ा होगा 3 to 7, तो वो ऑप्शन के अंदर बेटा वो आपसे ज्यादा जीनियस होती है, वो 3 to 7 भी लिख के देंगे आपको, 3 to 7 कार्बन। और जिसके बच्चे ने एम इसको रैंडमली कर लिया वो किधर भाग के लगाएगा जाके 3 to 7। अगर आप बोलेगा मम्मी मेरा पेपर क्या है ठीक, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में किस में जाएगा? नेगेटिव में। अब वो कहेंगे कि पेपर तो हमारी बिटिया ठीक करके ये खुश भी बड़ी थी, नंबर नहीं आया, नंबर उन्होंने धांधली कर दी हमारी बिटिया के साथ। इतना नहीं पता कि बिटिया ने पढ़ा जरूर है लेकिन उसको समझा नहीं था। बेटा ये चीज समझ के पढ़िएगा। क्या चीज? लेकिन सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? मोनोसैकराइड। और मोनोसैकराइड में सबसे कम कार्बन कितने हो सकते हैं? तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट टेक्निकली तौर पे कौन है और उसमें सबसे कम कार्बन कितने हैं? तो होना क्या चाहिए? 3, है ना। तो टेक्निकली तौर पर मुझे उम्मीद थी कि आप इसका भी सही आंसर करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये चीज यहाँ से पकड़ ली थी तो आपको ये चीज भी पकड़नी चाहिए थी। और मुझे उम्मीद है बाकी बच्चे भी पकड़ लेंगे। क्यों? कि एक बार चीज गुजर चुकी थी, कोली बच्ची ने पकड़ लिया, मोनो भी पकड़ना चाहिए था आपको, यहाँ पे पकड़ना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए था इस बारे में, फिर आपको आंसर। ओके, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा 2 तरह के शुगर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं, ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जो ओरिजिनल सेंस में ट्रू है तो वो कौन से होंगे? मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। ओलिगोसैकराइड जो होते हैं और पॉलीसैकराइड जो है बेटा ये ट्रू नहीं है, ये ड्राइव्ड है। तो ये कहां से ड्राइव होंगे? मोनोसैकराइड से। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा ये ट्रू नहीं है, दीज आर द डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये भी कौन से होते हैं? दे आर आल्सो द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट, दे आर आल्सो द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब बेटा दोबारा से इधर फोकस रखिए, जरा फोकस नहीं लॉस करना आपने। दोबारा से अगर मैं आपको ये कहूँ ओलिगोसैकराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स शुगर, देन ये चीज याद रखनी है। इन सब में से सिंपल सिंपलेस्ट शुगर कौन से हैं? मोनोसैकराइड। सबसे सिंपलेस्ट शुगर कौन से हो गए? मोनोसैकराइड। अब उनसे कॉम्प्लेक्स शुगर कौन से हो गए? और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन से हो गए?
पॉलीसेकेराइड। अब बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि सीक्वेंस सिंपल यही करवाई जाती है, लेकिन आपने अपने दिमाग को पूरा अपडेट रखना है। आपने कैसे समझना है, आपने कहना है ओलिगोसेकेराइड जो है ये सिंपल शुगर भी है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ ना विच वन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, तो हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो पॉलीसेकेराइड को चूज कर लें, वो इसको चूज नहीं। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं एमसीक्यू में लिख देता हूँ विच वन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन ए है मेरे पास मोनोसेकेराइड, ऑप्शन बी है मेरे पास ओलिगोसेकेराइड, ऑप्शन डी है मेरे पास बोथ, और ऑप्शन सी है मेरे पास बोथ, और ऑप्शन डी पे मैं लिखता हूँ नन। तो बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए? ओलिगोसेकेराइड बच्ची बोल रही है। नेक्स्ट बेटा, ओलिगोसेकेराइड। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पे बच्चे जो है वो पता क्या करते हैं, अगर तो आपने इसको टेक्निकली तौर पे पढ़ा हुआ है तो बेटा वो चूज करेंगे किस चीज को, पोली को, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स शुगर कौन से है, पॉलीसेकेराइड। अब वो देखेंगे कि सर इसके अंदर तो पॉलीसेकेराइड वाला ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए, नन। कुछ लोग थोड़े तेज होते हैं, ज्यादा जीनियस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर हम तो बहुत की तरफ जा सकते हैं। सही है। अब ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने मोनो और ओलिगो दिया है, इन दोनों में से कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ओलिगो। अब देखिए गौर से, मोनो सिंपल है, मोनो से कॉम्प्लेक्स कौन सा है, लेकिन ओलिगो सिंपल है किसके निस्बत, ओलिगो। सबसे कॉम्प्लेक्स हुआ पॉलीसेकेराइड के कंपैरिजन में ओलिगो देखें तो ये कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, ये क्या होगा, सिंपल। और ओलिगोसेकेराइड के कंपैरिजन में मोनो को देखें तो मोनो क्या होगा, सिंपल। लेकिन मोनोसेकेराइड के कंपैरिजन में ओलिगो को देखें तो कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ये कंपैरिजन भी याद रखना है कि किसका कंपैरिजन किसके साथ वो करवा रहे हैं, क्या पोली का ओलिगो के साथ करवा रहे हैं, तो ओलिगो को पॉलीसेकेराइड के साथ बोल रहे हैं। गौर से सुनिए, और पॉलीसेकेराइड का कंपैरिजन ओलिगो के साथ करवाएंगे तो ओलिगोसेकेराइड क्या बनेगा, सिंपल बनेगा। लेकिन अगर ओलिगोसेकेराइड के कंपैरिजन में पॉलीसेकेराइड बोला जाएगा तो पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये सिर्फ लफ्जों का खेल है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन सा किसके कंपैरिजन में जा रहा है। इसी तरह से मोनोसेकेराइड के कंपैरिजन में ओलिगो बोलेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। लेकिन ओलिगोसेकेराइड के कंपैरिजन में अगर मोनोसेकेराइड, व्हिच वन इज ट्रू अबाउट मोनोसेकेराइड एज कंपेयर्ड टू ओलिगोसेकेराइड, आपने कहना ये सिंपल है। व्हिच वन इज ट्रू अबाउट ओलिगोसेकेराइड एज कंपेयर्ड टू मोनोसेकेराइड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? देयर इज अ चेंज अ लिटिल बिट वर्ड्स कि दोनों स्टेटमेंट के अंदर ओलिगो और मोनो दोनों आ रहे हैं, लेकिन उनकी आगे और पीछे सीक्वेंस के आने की वजह से आंसर चेंज होते जा रहे हैं। समझ आ गई ना बात? सो यू हैव टू बी रिमेन एक्टिव इन योर पेपर एग्जाम, प्रेशर को हैंडल करना है, और उसके बाद आप इसको चूज करेंगे जाके कहाँ पे क्या चीज आ रही है। देखिए एक छोटी सी बात हमने पढ़ी है जिसको हम टेक्निकली तौर पर पढ़ भी सकते हैं, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, उससे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसी चीज में से देखें हमने क्या चीज निकाल ली। इज इट क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस दैट वी विल बी प्रोड्यूस। यही वो डिफरेंस है बेटा जो आपको मुमताज कर देगा बाकी तमाम स्टूडेंट्स से। समझ में आ गई बात? ओके नेक्स्ट देखिए, तो ये सिंपलेस्ट है। अगर हम देखें तो आपने कहना है कि कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू, कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू मोनोसेकेराइड एंड सिंपल इन केस ऑफ पॉलीसेकेराइड। इज इट क्लियर? और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सबसे क्या लेंगे, ये सबसे कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। बेटा उसके बाद क्या हम मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं? आपने कहना है कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अब बेटा यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, हाइड्रोलाइज्ड कैन बी सोल्युबल, कैन बी सोल्युबल। अब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम है। बच्चा एक में से पूछ आता है बात, सर ये क्या बात आपने लिखी है, एक तरफ कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, एक तरफ कह रहे हैं कि पानी के अंदर क्या है, ठीक है बात, ये बात नहीं समझ में लगी इस बात का मतलब क्या बना। बेटा मतलब बड़ा सिंपल है, समझने की जरूरत है। मतलब ये कह रहा है कि नॉट बी हाइड्रोलाइज का मतलब ये है कि हम मोनोसेकेराइड को मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? लेकिन अगर हम इसको पानी के अंदर हल करना चाहें तो पानी के अंदर हल हो जाएंगे, यानी कि पानी के अंदर हल तो हो जाएंगे, लेकिन मजीद इसका छोटा यूनिट नहीं होगा। लेकिन देखिए मैंने कहा आपको ओलिगोसेकेराइड में कितने मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, 2। अब देखो ये है, मान लीजिए मेरे पास एक ओलिगोसेकेराइड, अब जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा ना बेटा इसका बांध टूट जाएगा, पानी के अंदर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ओलिगोसेकेराइड जो है वो पानी के अंदर क्या हो गया, हाइड्रोलाइज। लेकिन अगर मैं इसको डालूंगा तो क्या ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पहले से ही छोटा यूनिट है जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे ये जो होता है बेटा ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, लेकिन ये सोल्युबल
हो जाते हैं। और इस केस के अंदर बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैन बी हाइड्रोलाइज। और बेटा जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो हाइड्रोलाइज करने पर मिनिमम कितने मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होंगे, मतलब अब देखिए गौर से दोबारा बेटा, ये अगर मैं ये कहता हूँ हाउ मैनी मोनोसेक्राइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग आंसर करिएगा, हाउ मैनी monosaccharide are produced on hydrolysis of oligosaccharide। अब बेटा यहाँ पे देखिए जरा, ऑप्शन ए है मेरे पास 2 to 10, ऑप्शन बी है मेरे पास 10, ऑप्शन सी है मेरे पास 11, ऑप्शन डी है मेरे पास बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन ई है मेरे पास नन। राइट साइड एक्टिव रहिए। आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोनोसेक्राइड आर प्रोड्यूस, कितने मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होते हैं और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस में। राइट आंसर आप चूज करते हैं 10, यस बेटा, नन, यस बेटा, नेक्स्ट 10। समझ के आंसर सोल्व करते हैं। हाउ मेनी मोनोसेक्राइड, मैंने आपसे एक चीज मांगी है, मैंने कहा क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब बेटा यहाँ पर 2 to 10 जो लिख के दिया गया है ना, ये रेंज है, ये क्या है, ये रेंज है। मिनिमम कितने प्रोड्यूस होंगे, मैक्सिमम कितने प्रोड्यूस होंगे। तो बेटा ये चीज याद रखनी है कि वर्ड में पूछ कर रहा है, क्या मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम आप कहेंगे सर 2 है, मैक्सिमम कितने 10। आप लोग जो 10 बोले जा रहे हो गलत आंसर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनिमम बोला है। तो मिनिमम के केस के अंदर आप 10 को लगाओगे नहीं, तो किस केस में जाएगा, मैक्सिमम। तो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए। तो बेटा ये इस तरह से क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो रहा है, इसे आपको पता होना चाहिए। और अब देखिए मैंने कहा कैन बी हाइड्रोलाइज, इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो मिनिमम कितने यूनिट आएंगे, 2, मैक्सिमम कितने यूनिट आएंगे 10, रेंज में कितने आएंगे 2 से 10। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बेटा इनको हाइड्रोलाइज, हमने कहना है कैन बी हाइड्रोलाइज, कैन बी हाइड्रोलाइज, इनको भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं तो बेटा मिनिमम तौर पर कितने यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए, यही आंसर है। हाउ मेनी मोनोसेक्राइड आर प्रोड्यूस मिनिमम, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेक्राइड की जगह पे मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉलीसेक्राइड, मैंने पॉलीसेक्राइड लिख दिया। अब बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। हरी अप जीनियस, जीनियस क्लास में बैठे हैं तो पता चल रहा है कितने जीनियस हैं आप लोग। 10th में तो आप सारे जीनियस हैं अपनी अपनी क्लास के अंदर में, करें स्टूडेंट्स। चले बताइए अब राइट आंसर करिए। हरी अप, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना सारे जीनियस हैं, कोई भी कम नहीं है, इसलिए आ गया। 11 वाला ऑप्शन है क्या यहाँ पे, नहीं है ऑप्शन, हाँ है ऑप्शन भाई। और कोई बच्चा, टाइम तो गुजर गया, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, वो तो गुजार दिया आपने। नन, हाँ जी नन चूज कर रहे हैं अभी बच्चे। हाँ जी, व्हाट शुड बी राइट आंसर, 10, व्हाट शुड बी राइट आंसर, नन, 10 नन 10 नन। 11 वाला एक बच्ची और भी है 11 के साथ, 9, व्हाट शुड बी राइट आंसर, नन लग रहा है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपके पास क्या आएगा, 11 इज द राइट आंसर। व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं, गौर से सुनिए। और ओलिगोसेक्राइड के केस के अंदर कितने हैं मैक्सिमम, 10। तो बेटा 10 क्यों चूज करोगे, 10 किस कैटेगरी में चलेंगे, तो फिर पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी कहाँ से शुरू होगी, 11 से। कहाँ से शुरू होगी, 11। तो मिनिमम कितने आएंगे, 11। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम की जगह पे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैक्सिमम लिख दूं, अब बताइए कितना होगा, अब क्या आएगा, नन आएगा। लेकिन अगर मैं इसके अलावा ऑप्शन कोई और लिख दूं, एफ इनफाइनाइट लिख दूं, अब क्या आएगा, अब क्या चूज करेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कितना हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। इज इट क्लियर। तो बेटा देखिए क्वेश्चन, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, कैन बी हाइड्रोलाइज, कैन बी सोल्युबल इन वाटर, और ये भी बेटा पानी के अंदर सोल्युबल होते हैं, लेकिन हम लिखेंगे लेस सोल्युबल इन वाटर, इट इज लेस सोल्युबल इन वाटर। बेटा कैन बी हाइड्रोलाइज, बट ये होते हैं नॉट सोल्युबल, नॉट सोल्युबल इन वाटर, नॉट सोल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होते। उसके बाद बेटा ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, आज का आगे पॉइंट करते हैं स्वीट इन टेस्ट, इसके बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस स्वीट इन टेस्ट। और बेटा इसके बारे में कहेंगे क्या होगा, टेस्ट लेस। अब बेटा यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देखिए वो आपको चक्कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी मेडिकल साइंसेस है ही ऐसे चक्कर वो देती है। देखिए कह रहे हैं कि जो मोनोसेक्राइड है वो बहुत मीठे हैं, ओलिगोसेक्राइड थोड़ा कम मीठा है, और पॉलीसेक्राइड तो मीठा ही नहीं है।
बात तो गलत है, क्यों? तो मोनोसेक्राइड के मिलने से क्या बनते हैं और लिगो के मिलने से क्या बनते हैं? टेक्निकली तौर पर जब ये मिलेंगे तो ये बनते हैं, इनको ज्यादा मीठा होना चाहिए और सबसे ज्यादा मीठा किसको होना चाहिए? लेकिन कहानी इसके ऑपोजिट है, कहानी इसके ऑपोजिट है। जैसा कि अभी अभी एक शादी हुई है तो मेनली तौर पर वो लड़के को तो हस्बैंड मिला, वो इसको मिला मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड प्रोडक्ट जो है वो उसके पिता साहब और माता साहब की है। अब उसको लगेगा कि शायद इसके फादर साहब जो है वो मीठे हैं, तो वो थोड़े कम मीठे हैं उसके हस्बैंड की रिश्वत, ये उसकी सासू माँ पड़ी हुई है जिसको माता जी बोलते हैं। अब ये माता जी टेक्निकली तौर पर वहीं से बेटा भी आया आगे, तो बेटा अगर मीठा है तो माँ को मीठा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर ये टोटल कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रिवर्स होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो बेटा ये देखिए कितना परफेक्ट कंसेप्ट लग रहा है कार्बोहाइड्रेट वाले यहाँ, फैमिली कंसेप्ट इसको कह लो आप इस बेस के ऊपर। अब मुझे ये बताओ कि ये मीठे क्यों नहीं है? छोड़ो सारी बात, कंसेप्ट लेके आओ, कंसेप्ट कंसेप्ट हरी अप। नहीं, ऐसी कोई रीजन नहीं है। अच्छा मैं लास्ट लेक्चर में आपको कह रहा था कि आप एक चांद लेंगे कि जो चीज आप खा रहे हैं उसमें कौन सी शुगर है। आप लोगों ने डबल रोटी खाई है? जब आप डबल रोटी को खाना शुरू करते हैं तो उसका टेस्ट मीठा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे चुबाते जाते हैं तो वो मीठी हो जाती है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? लॉजिक इज दैट जब आप डबल रोटी को जुबान के ऊपर रखेंगे, थोड़ा चुबाना शुरू करेंगे, उस वक्त उसके अंदर कौन से शुगर थे? लेकिन जब आपने उसको चुबाया तो आपके म्यूकस ने, आपका जो थूक था, सलाइवा था, उसके अंदर जो एंजाइम थे, एंजाइम्स ने ओलिगोसैकेराइड को किसमें तोड़ दिया? और हमने कहा था मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? तो वो आपको मीठे क्यों लगे? क्योंकि उस वक्त ओलिगो था, बाद में क्या आया? मोनो आ गया, इसलिए मीठा हो गया। कॉटन का कपड़ा खा के जाके देखिएगा, खा के देखिएगा जब मीठा टेस्ट है उसका, कोई मीठा नहीं है कॉटन का कपड़ा, क्यों? क्योंकि उसमें फोली है। अच्छा बेटा लॉजिक पता क्या होता है? टेक्निकली तौर पर मे भी ये भी बहुत मीठे होंगे टेस्ट पे, हमें नहीं पता। उसके रीजन ये है कि हमारी जुबान के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो टेस्ट बर्ड्स पॉलीसेकेराइड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किसको करते हैं? मोनो को। तो मोनोसेकेराइड के वो टेस्ट बर्ड के साथ अटैच हो सकते हैं, इसी वजह से हमें ये लगता है कि बहुत मीठे हैं, और ये थोड़े कम अटैच होते हैं, तो ये थोड़े कम मीठे हैं, ये अटैच नहीं होते, इस बेस के ऊपर हम कहेंगे कि मीठे नहीं होते। इज इट क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास है कंपैरिजन मोनो और ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड का, एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द, हमने देखी कार्बोहाइड्रेट का एक कंपैरिजन।